गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 84 नंबर वीडियो हमारी 10th क्लास की चल रही है। टॉपिक हमारा वही प्रायिकता का चल रहा है। तो जैसे 83 नंबर जो वीडियो थी उसके अंदर हमने काम कर लिया था क्वेश्चन नंबर 8 तक, है ना। 8 तक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अब हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तो नवा क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद हैं। कोई थैला है और जैसे ही मैंने ये टॉपिक जब शुरू किए थे, प्रायिकता जब बताई थी, तब आपसे ये कहा था कि प्रायिकता के टॉपिक को हमेशा ये मान के चलिए कि हमारी डेली लाइफ का कोई क्वेश्चन है ना। डेली लाइफ में अगर चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं और अगर हम इस चीज़ को खुद कर रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे देखिए कि एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। कोई थैला है, कोई बैग है, उसके अंदर हमने 5 लाल बॉल डाल दी, है ना, 3 सफ़ेद गेंद डाल दी। तो कुल मिला के हमने कितनी गेंद डाल दी उसके अंदर आ गई 8 बॉल्स आ गई। फिर उसके बाद में इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इस थैले में हमने हाथ डाला, देखना नहीं है ना। मैंने क्या बताया था कि जब प्रायिकता की हम बात करते हैं तो उसके जो परिणाम होते हैं ना, वो पूर्व परिणाम हमको ज्ञात नहीं होते हैं कि हम इसको देख के अगर निकालेंगे तो वो प्रायिकता की श्रेणी में नहीं जाएगा। थैला है, थैले के अंदर बॉल डाल दी, अब हाथ डालना है उसके अंदर, लेकिन देखना नहीं है। अपना हाथ किसी भी बॉल में पड़ सकता है और उस बॉल को निकाल के बाहर कर दिया, फिर हम देखेंगे कि कौन से कलर की बॉल आ रही है। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर आ रही है कि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। और यादृच्छा का मतलब क्या होता है? यादृच्छा का मतलब होता है रैंडमली। अब रैंडम वर्ड आपने सुना होगा कि जैसे जिसकी कोई दिशा नहीं है ना, जिसके लिए कोई पर्टिकुलर ये कह सकते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर नियम ना हो और कोई चीज़ चल रही है। जैसे आपने देखा होगा एक बहुत नॉर्मल कंडीशन आती है, मक्खी का उड़ना। मक्खी का उड़ना रैंडमली जो स्पीड है उसकी या रैंडमली जो कंडीशन वो दे रही है, उसमें एक सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मच्छर को तो फिर भी आप कह सकते हैं कि भाई मच्छर उड़ता हुआ जा रहा है। आपने देखा होगा जनरली, मैं अब जनरल बात कर रहा हूँ कि एक मच्छर उड़ता हुआ जा रहा है, आप कई बार उसको मार देते हैं कि हमने यूँ हाथ किया और वो मच्छर मर गया। कई बार तो कई लोग तो मुट्ठी में ही पकड़ लेते हैं, मच्छर उड़ रहा है उसको मुट्ठी पकड़ ली और मर गया वो। लेकिन क्या आप मक्खी को भी ऐसे पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते ना। मक्खी की जो स्पीड है, हम ये कह देते हैं कि भाई मक्खी की स्पीड बहुत तेज़ है, तो मक्खी की स्पीड तेज़ नहीं है, स्पीड तो दोनों की तेज़ है। लेकिन जो मच्छर के उड़ने की गति है वो एक सरल रेखीय गति होती है। अभी सरल रेखीय टॉपिक आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर, तो वो सरल रेखीय गति होती है और उसके गति में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता। लेकिन जब मक्खी उड़ती है तो मक्खी के उड़ने में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है और उसकी दिशा का पता नहीं होता। वो एकदम से उड़ती उड़ती एकदम से दिशा बदल देती है ना। तो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं उसकी जो कंडीशन है या उसकी जो दिशा है उनका हम अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते, तो हम उसको पकड़ेंगे कैसे या उसको मारेंगे कैसे? ठीक है, तो मक्खी का उड़ना रैंडम जो चीज़ें हैं उनका एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है, रैंडम गति का। तो जैसे कई बार कुछ लोग कह देते हैं कि भाई रैंडम ऐसे होता है, यूँ जैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये रैंडम नहीं है। जिस भी चीज़ में कोई एक पर्टिकुलर नियम बन जाए, जैसे अगर हम इस तरह से चल रहे हैं तो इसको जिगजैग बोलेंगे, इसको रैंडम नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? जिगजैग बोलेंगे। ऐसे ऊपर नीचे ऐसे चलेगा, तो इसके अंदर एक नियम बन गया कि एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये नियम बन गया है। लेकिन मक्खी की गति में कोई नियम नहीं होता, तो इस चीज़ को हम कह देते हैं रैंडम। और मक्खी के उड़ते समय जब हम देखते हैं उसको, तो उसका जो उड़ने का टाइम होता है, अगर आप उसको देख रहे हो तो आपको कोई अंदाज़ा नहीं लगेगा कि वो किस जगह जाएगी, है ना। तो ये प्रायिकता के अंदर आता है। तो अब मैंने ये बात क्यों बताई? ताकि आपको ये वर्ड समझ में आ जाए। रटना नहीं है, रटिए मत किसी भी चीज़ को। बार बार यही बात बताई जा रही है कि एक एक शब्द का मतलब अगर आपको पता होता है तो जो कंडीशन हमारे सामने आती हैं, कभी भी कोई सवाल आया पेपर के अंदर, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम उसको तुरंत समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसका आंसर भी हम आराम से दे देंगे, है ना। तो एक यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा का मतलब हमने हाथ डाला तुरंत बॉल निकाली और रैंडमली निकालना है, हमें नहीं पता कि क्या निकलेगा उसमें से। यदि इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफ़ेद होगी, पहली बात तो क्या करनी है कि गेंद सफ़ेद होगी, है ना। सफ़ेद गेंद की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और सफ़ेद नहीं होगी, सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले हम निकालते हैं इसके अंदर कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और सफ़ेद गेंद यहाँ लिख देते हैं। सफ़ेद गेंद कितनी है? सफ़ेद गेंद 5, वो 3 सफ़ेद गेंद है 3 और लाल गेंद है 5।
है ना। तो कुल गेंद कितनी हो गई, तो यहाँ लिख देंगे कुल गेंद 8। तो जो कुल की कंडीशन है ये तो कुल घटना हो गई, और हमें जो ज्ञात करना है ये अनुकूल घटना है ना इनमें से। अब देखिए पहला क्वेश्चन है सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। तो पहला है कि सफ़ेद गेंद आने की या निकलने की, आने की प्रायिकता क्या होगी, सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता या सफ़ेद गेंद निकलने की प्रायिकता। अब डायरेक्ट हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटा कुल घटना, है ना, यही फॉर्मूला होगा, अनुकूल घटना बटा कुल घटना। तो अनुकूल घटना की जगह पर क्या आ रहा है, क्या चाहिए हमें, सफ़ेद गेंद चाहिए, सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता। तो सफ़ेद गेंद कितनी है, 3 है, यानी सफ़ेद गेंद 3 बार ही आ सकती है। आपने बिना देखे हाथ डाला, लाल बॉल निकल गई, बिना देखे हाथ डाला, सफ़ेद बॉल निकल गई। तो जब आप बिना देखे हाथ डाल रहे हैं और बिना देखे बॉल निकाल रहे हैं, तो कितनी बार सफ़ेद गेंद आ सकती है, तो सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता रहेगी 3 बार आ सकती है ना। तो 3 बार आ सकती हैं, तो अनुकूल घटना 3 हुई, और कुल गेंद कितनी है, 8। तो ये इसका आंसर हो गया। तो सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता रहेगी अनुकूल घटना बटा कुल घटना, और इसका आंसर 3/8। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, इसी के साथ लिख देते हैं यहीं पर। नंबर 2 है कि सफ़ेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता, है ना, सफ़ेद गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता। अब देखिए इसमें कितनी गेंदें हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया था इस क्वेश्चन को। इसमें क्या कर दिया था, इसमें एक बॉल और डाल दी थी, काली गेंद और डाल दी थी इसके अंदर। तो सफ़ेद गेंद है, लाल गेंद है, काली गेंद है, 3 गेंदें हैं, 3 प्रकार की गेंदें हैं। क्वेश्चन में अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कोर्स खत्म हो जाने के बाद, जैसे कोर्स कम हुआ है, काफ़ी कोर्स कट गया है, तो कोर्स कट गया, तो अब उसके बाद जो बोर्ड के पास कुछ चीज़ें बची हुई हैं, बोर्ड इसी के अंदर कुछ ना कुछ घुमाव फिराव करके और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेगा, है ना, ये बात आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ। जैसे एक बार आया कि भाई काली गेंदें इसी के अंदर शामिल कर दी, अब थैले के अंदर 3 प्रकार की गेंद है, और जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता तो ये हो गई, और फिर कह दिया कि सफ़ेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अगर थैले के अंदर हम हाथ डाल रहे हैं, सफ़ेद गेंद नहीं आ रही है, तो कौन सी गेंद आएगी जो एक्स्ट्रा बची हुई है ना, जो सफ़ेद के अलावा हैं। तो यहाँ पर सफ़ेद के अलावा केवल लाल है, लेकिन अगर इसमें काली की कंडीशन और जोड़ दी जाए, है ना, काली गेंद की कंडीशन और जोड़ दी जाए, तो फिर उन दोनों का योग करके अनुकूल घटना बनेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पहले आ चुका है ऐसा। तो यहाँ लिखते हैं हम सफ़ेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की या नहीं निकलने की प्रायिकता क्या होगी, बराबर कितनी है। देखिए सफ़ेद गेंद नहीं है, जब सफ़ेद गेंद नहीं है तो कौन सी गेंद होगी, फिर लाल गेंद होगी, है ना। सफ़ेद नहीं हुई तो कौन सी हुई, लाल हुई, और लाल कितनी है, 5। तो फिर वही फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला ज़रूर लिखें। इसमें ये मत सोचिएगा कि भाई अभी तो हमने ऊपर लिखा है दोबारा क्यों लिखें, ये कंडीशन है। तो अनुकूल घटना बटा कुल घटना, और अनुकूल घटना कितनी है, 5, और कुल घटना कितनी है, 8। तो इसका आंसर आ जाता है इस तरह से। और हम एक काम और कर सकते हैं, देखिए जब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो फिर उसको करने के बहुत सारे तरीके हमारे सामने होते हैं। सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता ये हो गई 3/8, तो हम एक काम और भी तो कर सकते हैं। अब सफ़ेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता कर रहा है, यानी कि कोई घटना घटित होने की प्रायिकता आ चुकी है, तो कोई घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता चाहिए, तो इसको 1- भी तो कर सकते हैं। 1- कर देंगे, 1 - 3/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 3/8 इक्वल टू होगा 5/8, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप नॉर्मल तरीके से करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करे करिए, दोनों ही प्रोसेस ठीक माने जाएंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद नेक्स्ट पे आइए, अब आ जाइए नंबर नेक्स्ट। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। नंबर 10 क्या बोला गया कि किसी कारण 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। 12 तो खराब पेन है, 132 अच्छे पेन है, मतलब सही है वो पेन, और ये दोनों मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छा चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो हम यह लिखते हैं कि खराब पेन कितने हैं, खराब पेन दे दिए हैं 12 पेन खराब हैं, और अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन बराबर 132, है ना। तो कुल कितने हो गए, कुल पेन 132 प्लस 12 बराबर 144, ये हो गए। तो कुल पेन 132 प्लस 12 कर दिए, 144 पेन हो गए। अब ये टोटल 144 हैं, सारे पेन मिल गए आपस में, सारे पेन मिल गए। अब हमें कोई एक पेन निकालना है, लेकिन अब देखिए हमें ये नहीं पता चल रहा, मतलब उसको देखने से ये पता नहीं चलेगा कि वो ख़राब है या वो सही है। तो क्वेश्चन की कंडीशन यही है कि उसको देख के नहीं बताया जा सकता। अगर देख के बताएंगे तो हम खराब पेन क्यों उठाएंगे, है ना। कोई बॉक्स है, उसके अंदर पेन रखे हुए हैं, ख़राब भी हैं, अच्छे भी हैं, सब हैं। तो अगर हमें पहले से ही पता है कि उसके अंदर ख़राब पेन है, या उसको देखा, जैसा अब यही पेन है, अब इस पेन को बाहर से देखने पे पता थोड़ी चलेगा कि ये ख़राब है कि सही है। मैंने इसको ऐसे उठाया, देखा और लिखना चालू कर दिया। अब हो सकता है इसकी निब टूटी हुई हो, है ना, इसके अंदर शाई नहीं हो, कुछ और ख़राबी हो, तो इसको देख के नहीं पता चल रहा कि ये ख़राब है या सही है। तो इस तरह से इनको मिक्स कर दिया गया है। और अब हमसे कहा गया कि आपको प्रायिकता निकालनी है किस चीज़ की, यदि एक पेन चुना जाता है इसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब अच्छे होने की प्रायिकता आपको निकालनी है, तो यहाँ लिख देते हैं कि पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, पेन के अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी, तो पहले वही इसका फॉर्मूला बनेगा, अनुकूल घटना बटा कुल घटना, है ना। अनुकूल घटना बटा कुल घटना। अनुकूल घटना क्या होगी, अनुकूल घटना देखिए क्या चाहिए हमें, अच्छे पेन चाहिए, है ना, अच्छे पेन चाहिए। तो अच्छे पेन अनुकूल होंगे, मतलब 132 ऊपर आएगा। और कुल घटना, कुल कितने पेन हैं, कुल है 144, इसको काट दिया। अब ये देखिए 12 से कट रहा है सीधा, 12 कम 12 कर दिया, फिर एक बच्चे का 12 कम 12, मतलब 11 बार कट गया, और ये 12 से कटेगा 12 बार। तो इसका आंसर क्या हो गया, 12/11। ठीक है, ये इसकी प्रायिकता बनती है। बस इतना सही क्वेश्चन है, छोटा सा, इसको नोट करिए। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये थोड़ा सा छप रहा है, ये पता नहीं क्या गड़बड़ है कुछ। इनको भी कई दिन हो गए ना, बोर्ड को भी, इसलिए भूल गए ये क्या काम करना है। अब उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पर, नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों की एक गड्डी होती है, आपको पता है 52 पत्तों की एक गड्डी होती है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। और निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि लाल रंग का लाल रंग का गुलाम आना चाहिए, लाल रंग का पत्ता होना चाहिए, पान का इक्का होना चाहिए, ईंट की बेगम होनी चाहिए, हुक्म का पत्ता होना चाहिए। अब देखिए जब भी ये जो क्वेश्चन है इसको मैं कई बार क्लास में भी पढ़ाता था, तो क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को, जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, तब कई बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम आती थी इस क्वेश्चन के अंदर कि उनको ताश की गड्डी का पता नहीं होता था। सभी बच्चों को नहीं पता होता है ना, कुछ जो थोड़े से बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं ज़्यादा, उनको पता होता है कि भाई ताश के अंदर कौन कौन से पत्ते हैं, कैसे कैसे गेम्स खेले जाते हैं। लेकिन अभी हम गेम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इतनी बात कर रहे हैं कि आपको पत्तों के नामकरण की जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से पत्ते हैं, कैसे हैं। तो सवाल को शुरू करने से पहले मैं एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जिन बच्चों को पता है उनके लिए तो ये बेकार की कहानी रहेगी, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता तो रियली तो ये है कि इनसे केवल आपको नामकरण पता चल जाएगा और क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, है ना। कोई विशेष गेम्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केवल
पत्तों के नामकरण के बारे में, कैसे कैसे पत्ते होंगे, कैसे कैसे उनके नाम होंगे, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से ये जो अभी मैं डायग्राम एक बनाता हूँ, उस डायग्राम के आधार पे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टोटल पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं, ठीक है। कितने पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में? 52 होते हैं। आप कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 2 जोकर भी तो होते हैं, है ना। तो 2 जोकर होते हैं, उनको 52 पत्तों में शामिल नहीं किया जाता। उनको कब शामिल किया जाता है? जब कोई पत्ता हमारा खो जाता है। तो अगर कोई भी एक पत्ता खो गया तो ये जो गड्डी है ये पूरी ख़राब हो जाएगी, फिर यूज़ नहीं कर सकते इसको खेल में। तो हम क्या कर देते हैं, अगर कोई एक पत्ता या 2 पत्ता हमारा खो जाता है या वो पत्ता फट जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी ये पूरी गड्डी ख़राब ना हो, इसलिए इसमें 2 पत्ते एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, वो जोकर के पत्ते कहे जाते हैं। और जैसे मान लीजिए पान का पत्ता खो गया, 5 का इक्का खो गया, तो हम उस जोकर के ऊपर पान का इक्का लिख देते हैं और वो पान के एक की तरह काम करने लग जाता है ना। तो उसको शामिल नहीं करते हैं। 52 का मतलब 52 ही है, 2 पत्ते अलग निकाल दीजिए। तो ये 52 पत्ते हो गए। उस 52 के फिर हम करते हैं 4 टुकड़े, मतलब 4 हिस्से बनाते हैं इसके। 52 के 4 हिस्से बना दिए। जैसे यहाँ पर आ गया चिड़ी का एक नाम होता है, चिड़ी हिंदी मीडियम के हिसाब से अभी बात कर रहे हैं हम, तो चिड़ी का पत्ता। फिर उसके बाद आता है एक हुक्म का पत्ता, फिर पान का पत्ता और एक ईंट का पत्ता, ठीक है। ये इस तरह से होता है। तो जब हम चिड़ी के पत्ते की बारे में बात कर रहे हैं, तो चिड़ी के पत्ते के हिसाब से जब इसमें कंडीशन आई, ठीक है। अब इनके पीछे एक नाम जो मैंने लिखे हैं ये आप देखिएगा थोड़ा सा। अब थोड़ी जानकारी मुझे भी कमी है क्योंकि मैंने भी कभी गेम्स खेले नहीं हैं ताश के, लेकिन बस इतना मुझे पता होता है, तो जितने अपने क्वेश्चंस के लिए नॉर्मली चाहिए। अब ये बात किसी को बहुत अजीब लग रही होगी कि मैंने गेम्स नहीं खेले, है ना। तो ये देखिए इस तरह का चिड़ी का पत्ता होता है। तो थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं। ये रेड कलर का वो ब्लैक कलर का होता है ना। तो बस मुझे इतना ही पता होता है कि मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता कभी, लेकिन इससे ज़्यादा कोई गेम मुझे नहीं आता। अब हुक्म है, हुक्म का पत्ता आपने देखा होगा, इस तरह का होता है यूँ करके, और इस तरह का एक होता है, और ये भी ब्लैक कलर का होता है। तो मैंने एक विशेष कंडीशन के आधार पे इन दोनों को साथ में लिखा है कि चिड़ी का पत्ता भी ब्लैक कलर का होता है, हुक्म का पत्ता भी ब्लैक कलर का होता है ना। ये दोनों यहीं आते हैं। फिर एक पान का पत्ता आता है। अब पान खाने के बाद मुँह कैसा हो जाता है? रेड, ठीक है। तो ये लाल कलर का होता है। कैसा होता है? लाल। पान से याद रह जाएगा ना, पान खाने के बाद मुंह कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। लाल हो जाता है तो लाल कलर का हो गया ये। ईंट जो होता है डायमंड शेप होती है ये। अभी हिंदी मीडियम के हिसाब से हम बात कर रहे हैं ना, तो ये ईंट इस तरह की बनेगी, एक ऐसे समचतुर्भुज टाइप में बन जाएगा। और ईंट का कलर कैसा होता है? ईंट का कलर भी लाल होता है। तो ये भी कैसा होगा? ये लाल होगा। अब एक विशेष कंडीशन से मैंने इन दोनों को लिखा है, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं, चिड़ी का पत्ता, हुक्म का पत्ता, ये तो किस शेप में किस कलर का होता है? काला होता है, ठीक है। और लाल ये वाला जो होता है, यानी पान का पत्ता और ईंट का पत्ता कैसे होते हैं? ये लाल कलर के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखने हैं कि पत्ते कौन कौन से कलर के हैं। तो 52 पत्ते टोटल हैं, ये बात याद रहेगी आपको, है ना। 52 पत्तों को 4 भागों में बांटा गया। जब 52 पत्तों को 4 भागों में बांटते हैं तो चिड़ी का पत्ता 13, हुक्म का पत्ता भी 13, पान का पत्ता भी 13 और ईंट का पत्ता भी 13, यानी 13 के ग्रुप बनते हैं इनमें। 13 चौक 52 हो गए ना, 13 13 13 13, सबको जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा। 13 चौक 52 होते हैं। तो चिड़ी का पत्ता, चिड़ी के जो पत्ते होते हैं 13 पत्ते होते हैं, हुक्म के 13 पत्ते होते हैं, पान के 13 पत्ते होते हैं, ईंट के 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। फिर उसके बाद में अब देखिए इस पर 2 ग्रुप बनते हैं। 2 ग्रुप क्या बनते हैं? काले पत्ते कितने हैं? चिड़ी का और हुक्म का, यानी 13 और 13 26। तो आपसे डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि काले पत्ते कितने हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? 26 होगा। और अगर ये पूछा जाए कि लाल पत्ते कितने हैं, तो लाल पत्ते भी होते हैं 26। 26 हो गए, देखिए, है ना। 13 और 13 पत्ते हो गए लाल, लाल हो गए 26। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि लाल पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं। काले पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं। विशेष ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनते हैं। मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, और कोई यहाँ कोई गेम की बात नहीं करेंगे। उसके बाद में इनके कुछ क्रम होते हैं। अब वो क्रम क्या होते हैं? जैसे 13 हैं तो भाई कोई नाम भी तो होगा 13 का। तो यहाँ पर एक आता है सबसे पहले ए को हम बोल देते हैं इक्का। ये खूब नाम सुना होगा आपने, इक्का, है ना, इक्का बोल देते हैं। फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 नंबर तक। तो इनको जर्नली जैसे अपनी भाषा में बोल देते हैं दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, ऐसे बोल देते हैं ना। तो ये पर वो हमारा जो अपने कोर्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो हम कोई गेम की बात थोड़ी कर रहे हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, इक्के में एक नंबर नहीं होता। नाम तो इक्का है, लेकिन उस पर क्या लिखा होता है? ए लिखा होता है, कैपिटल ए लिखा होता है। ये ध्यान रखना है ना। मैं केवल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो दिमाग को डाइवर्ट नहीं करे बिल्कुल भी। तो कंडीशन क्या आई? इक्का एक नंबर नहीं होता है, एक नंबर की जगह क्या लिखा होता है? ए लिखा होता है। उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर इस तरह से लिखा हुआ होता है। हो गया क्लियर? तो ये 10 तक हो गए। फिर उसके बाद में आता है गुलाम, फिर आता है बेगम, और फिर आता है बादशाह। ये अब देखिए कट तो नहीं गया, देख लीजिए यहाँ तक ही है, शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो गुलाम, बेगम और बादशाह, ये और भी आते हैं ये पत्ते। गुलाम, बेगम, बादशाह, 3 पत्ते होते हैं। इन तीनों पत्तों को क्या बोला जाता है? इनको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इनको? फेस कार्ड। क्योंकि इनके ऊपर तो नंबर डले हुए हैं, है ना, और इनके ऊपर फेस बना होता है, चेहरा बना होता है। चेहरा, फेस यानी चेहरा होता है ना। तो ऐसे कार्ड जिनके ऊपर चेहरा बना हुआ होता है, तो गुलाम में चेहरा बना हुआ होता है, बेगम में चेहरा बना हुआ होता है, बादशाह में चेहरा बना हुआ होता है। तो ये 3 पत्ते क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के 13 पत्ते होते हैं। इक्का होता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर तक चले गए। फिर गुलाम, बेगम, बादशाह, और ये तीनों पत्ते क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बातें सारी? उसके बाद देखिए, यही चीज़ यहाँ आ जाएगी, यही चीज़ यहाँ आ जाएगी, और यही वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी। इसी क्रम में इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, सब के अंदर आ जाएगा, है ना। तो जब यही क्रम आता है, तो हमारे पास कई बार एक क्वेश्चन यही बन के आया था कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, देखिए 3 फेस कार्ड इसमें हैं, तो 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे। तो 3, 3, 3, 3 कितने हो गए? 12 हो गए। 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए काले पत्ते कितने होते हैं, तो टोटल 26 होते हैं। लाल पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं। इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1, 2, 3, 4, चारों में इक्का होगा, है ना। गुलाम कितने होते हैं? 4 गुलाम होते हैं। बादशाह कितने हैं? 4 बादशाह हैं। बेगम कितनी है? 4 बेगम है। इस प्रकार से हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है। ठीक है, क्रम सबका सेम रहेगा, क्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना है सबको। यही के यही पत्ते 4 बार आ जाएंगे, यही के यही पत्ते 4 बार आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं ये डायग्राम बना रहने देता हूँ, और मैं इनके आधार पर अब सीधा, अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, अब उसी के आधार पे हम काम कर रहे हैं। जैसे ये बना रहने देता हूँ, इसको आप इसकी जगह लिखेंगे, इसको ऐसे कैसे, ये 4 बार रिपीट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको पहले ये डायग्राम कंप्लीट करना है, उसके बाद नीचे काम करना है। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा ना, तो फिर नीचे जगह नहीं बचेगी मेरे पास लिखने के लिए। अब मैं यहाँ आता हूँ, पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि लाल रंग का गुलाम, तो यहाँ लिखेंगे लाल रंग के गुलाम की, लाल रंग के गुलाम की प्रायिकता। आप देखिए लाल रंग का गुलाम, कितने होंगे लाल रंग के गुलाम? लाल गुलाम। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आप लिखना फॉर्मूला, है ना, क्योंकि फॉर्मूला लिखूंगा तो जगह ज़्यादा लगेगी, और फॉर्मूला आप लिखेंगे अपनी फेयर कॉपी में जैसे भी आप नोट कर रहे हैं। तो पहले फॉर्मूला लिखना, उसके बाद आंसर लिखना उसका। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आप नहीं लिखेंगे ना, नंबर कट जाएंगे पेपर में। तो क्या कंडीशन आती है? लाल रंग का गुलाम, गुलाम देखिए, पहले तो देखिए लाल पत्ते कितने हैं? लाल पत्ते हैं 2, एक तो ये 26, मतलब तो 2 ग्रुप है हमारे पास लाल पत्तों का, 26 पत्ते हैं टोटल मिला के। तो यहाँ पर गुलाम है, पहले वाले में गुलाम है, लाल गुलाम आएगा, यहाँ पर भी लाल गुलाम आएगा, तो 2 गुलाम आए लाल। ठीक है, 2 गुलाम आ जाते हैं, तो 2 गुलाम आ गए लाल, और कुल पत्ते कितने हैं? 52। कुल तो 52 की कंडीशन रहेगी, है ना। कुल कंडीशन कितनी है? 52। कुल पत्ते कितने हैं? 52 हैं। ठीक है, कुल पत्ते 52 हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं 2/52, इसको हमने काट दिया 1/26, ये आंसर होता है 1/26। हो गया पहला आंसर। नंबर 2, दूसरा है क्वेश्चन, लाल ईंट का पत्ता, वो लाल रंग का पत्ता, ईंट नहीं, लाल रंग, तो लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता,
लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। अब देखिए लाल रंग कितने हैं, अब ये भी बताया था मैंने, लाल रंग के पत्ते कितने हैं टोटल, ये भी 13 हैं लाल, ये भी 13 हैं लाल, इसमें टोटल मिलके कितने हो गए, 26 हो गए। तो यहाँ जाता है 26/52, मतलब 1/2, 26 दूनी 52 होता है ना, तो 1/2 हो गया। फिर इसके बाद नंबर 3 आता है, 3, तीसरा क्या है, तीसरा है पान का इक्का। तो पान का इक्का होने की प्रायिकता। पान का इक्का होने की प्रायिकता बताइए, पान का इक्का कितना होता है, पान का इक्का, पान का इक्का, पान का जो ग्रुप है वो यहाँ पे होगा। अब पान वाले में इक्का कितनी बार आएगा, इक्का तो एक ही बार आता है ना, एक नंबर एक ही बार तो आएगा, तो पान का इक्का होने की प्रायिकता हो गई 1/52, ये आंसर हो गया कंप्लीट। फिर नंबर आ जाइए 4 पर, 4 है, चौथा पूछा गया ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। ईंट की बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी, अब बताइए, ईंट की बेगम कितनी होगी, ईंट कहाँ है, ये रही है ना, 13 पत्ते टोटल हैं इसके अंदर, इस 13 में बेगम कहाँ है, नीचे आएगी लास्ट में, जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसी बेगम आएगी, कितनी होंगी वो, एक ही तो होगी, एक ग्रुप के अंदर एक ही बेगम होती है, ठीक है, जब एक बेगम है तो 1/52, ये इसकी प्रायिकता बन जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर 5 पे आइए, हुक्म का पत्ता, नंबर 5 है हुक्म का पत्ता। तो हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। अब हुक्म के कितने पत्ते हैं, हुक्म के हैं 13 पत्ते, हुक्म के कितने पत्ते हैं, 13 है ना, 13/52 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 13/52 और इसको काट देंगे 1/4 हो जाएगा। अब देखिए सही है, जो यहाँ पे कट रहे थे उनको हमने काट दिया है, जो नहीं कट रहे थे उनको हमने एज इट इज छोड़ दिया है, कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ, इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा आया हुआ है ना, इसमें कुछ भी नहीं कटा है, तो इसको आप बड़े तरीके से करिएगा और बड़े आराम से मैंने क्वेश्चन कराए हैं, तो इनको एक बार ढंग से रिवाइज़ करिएगा। और बार बार बोल रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको पहले फार्मूला लिखना है, बाद में ही प्रोसेस करना है। अगर मैं यहाँ फार्मूला लिखता ना तो ये आता नहीं इसमें और मुझे ये डायग्राम मिटाना पड़ता, तो अभी मैं डायग्राम नहीं मिटा रहा हूँ। आपको ये डायग्राम ऐसे नहीं बनाना है, जो लाइन मैंने यहाँ यूज़ की है इसी लाइन को आप 4 बार लिखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, किसी बच्चे को अगर कोई ये ताश नहीं खेलनी आती है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये डायग्राम अगर आपके पास है और ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया है तो भविष्य में इसमें से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे, चाहे आप कितनी भी हायर एजुकेशन तक पढ़ लें, ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि ताश के पत्ते, केवल ताश के पत्ते की जो सीरीज़ है वो आपके पास होनी चाहिए या वो गेम्स आपको आने चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। रियलिटी ये है कि मुझे बिल्कुल भी ताश खेलना नहीं आता है ना, लेकिन कभी भी मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो मेरे दिमाग में है ना। तो थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप मुझे ग्रुप में शेयर करिएगा और बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी एग्जाम्पल वगैरह में। बाकी शायद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत डिटेल में हमने इस काम को किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम कोई नई प्रश्नावली शुरू करेंगे।